Earthmark, your path to economic success. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थमार्ग पर। दोस्तों आज की क्लास और टॉप थीम है वो है डिमांड। आज हम डिमांड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे वांट और डिमांड के बीच डिफरेंस के साथ। वांट बेसिकली एक ह्यूमन की, एक पर्सन की डिजायर होती है किसी गुड्स को पाने की, उसको हम बोलते हैं वांट। वही दूसरी तरफ डिमांड का मतलब हुआ है जब उसी वांट को एक पर्सन अपनी वांट को पूरी करने के लिए उसका क्षमता है पैसे खर्च करके उस डिमांड को, वांट को पूरी करे, साथ ही साथ वो विलिंग भी हो पैसे खर्च करने के लिए, तब जाके कि वांट आपकी डिमांड में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं कहूँ कि मेरी इच्छा है कि मुझे एक स्मार्टफोन मिल जाए या मैं स्मार्टफोन मेरे पास हो, ये सिंपली मेरी वांट हुई। ये वांट डिमांड में कब कन्वर्ट होगी? जब मैं सक्षम होऊंगा उस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए। इट मीन्स मेरे पास परचेसिंग करने की पावर हो उस फोन खरीदने के लिए। सेकेंडली, जब मैं विलिंग होऊंगा पैसा स्पेंड करने के लिए उस फोन को खरीदने के लिए, तब जाके एक वांट डिमांड में कन्वर्ट होगी। तो बेसिकली डिमांड किसी चीज़ की कब एक एग्जिस्ट करती है मार्केट में? जब कंज्यूमर पर डिजायर हो किसी गुड को पाने की, जब कंज्यूमर के पास पैसा हो या एबिलिटी टू पे हो उसको खरीदने के लिए, और तीसरी जब कंज्यूमर विलिंग हो पैसा स्पेंड करने के लिए, तब जाके इकोनॉमी में एक डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड की डेफिनेशन देख लेते हैं। डिमांड का मतलब हुआ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इंडिविजुअल्स विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वांट और डिमांड। सॉरी, डिमांड का मतलब हुआ किसी भी गुड की क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस कंज्यूमर विलिंग है खरीदने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिमांड। तो इस लाइन से अब क्या समझ आया? एक वांट डिमांड में कन्वर्ट होगी जब कंज्यूमर के पास एबिलिटी टू पे हो, पैसे खर्च करने की क्षमता हो उसके पास। दूसरा, वो पैसा खर्च करना चाहे, विलिंगनेस टू स्पेंड भी हो, तब जाके एक वांट आपकी डिमांड में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट वी है डिमांड वर्सेस क्वांटिटी डिमांडेड। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, फिर भी काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहती है कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच में डिफरेंस क्या है। क्वांटिटी डिमांड का मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है किसी गुड सर्विस की, उसको बोलते हैं हम क्वांटिटी डिमांड। वही दूसरी तरफ डिमांड का मतलब हुआ एक वेरियस प्राइस पे, कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्राइजेस पे जो पर्टिकुलर डिमांड आ रही है, क्वांटिटी डिमांड आ रही है हर एक प्राइस के ऊपर, उस सबका जो सम हुआ, टोटल हुआ, यस, इन सबको जोड़ के हमारे पास क्या मिलेगा हमको? डिमांड। एग्जाम्पल तौर पे अगर प्राइस 10 है, उस पे कंज्यूमर 100 डिमांड कर रहा है, इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड होगी एट प्राइस 10, 100 यूनिट्स। वही अगर प्राइस 20 पे कंज्यूमर 80 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, इट मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस 20 हो गया 80 यूनिट्स। इन द सेम वे प्राइस 30 पे कंज्यूमर 60 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, तो उस केस में क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस 30 हो गया 60 यूनिट्स। और यहाँ पे डिमांड का मतलब क्या हुआ कि इन वेरियस प्राइजेस, इन तीन अलग अलग प्राइजेस पे जितनी भी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है, इन सबको बोलेंगे हम डिमांड। एक एक पर्टिकुलर गुड का एट वेरियस प्राइसेस कितनी क्वांटिटी डिमांड आई है उसको हम बोलेंगे डिमांड। इसको हम ग्राफिकली समझ के देखते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ हमारा प्राइस है, यहाँ हमारा डिमांड कब है। इस डिमांड पे कोई पॉइंट है, पॉइंट ए, जो इंडिकेट करता है कि प्राइस 30 पे 60 यूनिट्स डिमांड की जा रही है। मीन्स कि पॉइंट ए पे क्वांटिटी डिमांडेड है 60 यूनिट्स एट प्राइस 30। और आपको डिमांड यहाँ पे क्या हुआ, इस पूरे कर्व पे जितने भी पॉइंट्स आपके आ रहे हैं इन सबको हम मिला के बोलेंगे डिमांड। तो बेसिकली सारे पॉइंट्स आपके मिला के कर्व बना रही है जिसको हम बोलते हैं डिमांड। तो ये आपका होगा क्वांटिटी डिमांड है, डिमांड के बेसिस छोटा सा डिफरेंस, बहुत ही नॉर्मल डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। कभी कभी काफी लोगों में कंफ्यूजन रहती है कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हम देखते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के फैक्टर्स जो किसी भी गुड्स से डिमांड, गुड्स का सर्विस की डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहला है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी गुड्स और सर्विसेज का खुद का प्राइस होता है, वो मेजर आपका डिटरमिन होता है किसी गुड्स का सर्विसेज का डिमांड, डिमांड के लिए। इन जनरल आपका यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप देखा जाता है प्राइस और डिमांड के बीच में। इट मीन्स प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांड आपकी ज़्यादा होगी, प्राइस ज़्यादा होगा और आपकी क्वांटिटी डिमांड आपकी कम होगी। ये था आपका पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम भी डिमांड का एक मेजर डिटरमिनेंट, मेजर फैक्टर होता है। इनकम के बेसिस पे हम गुड्स को तीन पार्ट से डिवाइड करते हैं। पहला होता है नॉर्मल गुड्स, दूसरा इंफीरियर गुड्स, तीसरा आपका नेसेसरी गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स हुए जिनमें कंज्यूमर की इनकम और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। इस केस में डिमांड इंक्रीजेस एज इनकम राइजेस, डिमांड बढ़ती है जैसे इनकम बढ़ती है, और डिमांड गिरती है जैसे इनकम गिरती है। वो हमारे होते हैं नॉर्मल गुड्स। एग्जाम्पल तो आपके ब्रांडेड क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा आपका हो गया नॉर्मल गुड्स। देन वी हैव इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स के केस में कंज्यूमर की इनकम और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप देखा जाता है। इट मीन्स कि डिमांड डिक्रीज होगी जब इनकम बढ़ेगी, और डिमांड कम होगी जब इनकम बढ़ेगी। ये आपका इंफीरियर गुड के केस में देखा जाता है। इसके एग्जांपल्स हो गए
ग्रेन्स लाइक मेज, ब्लैक एंड वाइट टीवी, ये सारे आपके ऐसे एग्जांपल्स हो गए। देन वी हैव नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें इनकम बढ़ने के साथ-साथ डिमांड बढ़ती है किसी गुड की टू अ सर्टेन पॉइंट, एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद उस डिमांड इनकम बढ़ने से नहीं बढ़ती। ये होते हैं आपके नेसेसरी गुड्स। इसका एग्जांपल हो गया कोई सॉल्ट एंड मैच बॉक्स। तो यहाँ पे हमने 2 फैक्टर्स देखे, पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, किसी गुड्स से खुद का प्राइस, देन हमने देखा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये आपके 2 हो गए मेजर फैक्टर्स डिमांड के। देन वी हैव कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंसेस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी गुड्स के डिमांड को डिटरमाइन करने में। अगर कोई गुड सर्विसेज आपकी फैशन में है, ट्रेंड में है, तो उसकी डिमांड आपको ज़्यादा दिखेगी। वहीं दूसरी तरफ आपकी जो गुड्स फैशन या ट्रेंड में नहीं है, उससे बाहर जा चुकी है, तो उसकी डिमांड आपको कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंसेस भी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके अंदर। देन वी हैव प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस रिलेटेड गुड्स के केस में हमारे पास 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आपस में रिप्लेस किए जाते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है किसी कंज्यूमर की वांट को पूरी करने के लिए। फॉर एग्जांपल टी और कॉफी। टी और कॉफी एक दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। इस केस में कंज्यूमर टी को कॉफी से रिप्लेस कर सकता है या कॉफी को टी से रिप्लेस करता है अपनी वांट को पूरा करने के लिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड की डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखा जाता है। एग्जाम्पल तौर पे अगर टी का प्राइस की बात करें और हम कॉफ़ी की डिमांड की बात करें, इसके बीच हमको पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। और टी का प्राइस बढ़ जाएगा, उस केस में क्या होगा, टी जो है कंज्यूमर के लिए कॉस्टली हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो कंज्यूमर टी को छोड़ के कॉफ़ी पे स्विच कर जाएगा। इस केस में कॉफ़ी डिमांड आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो टी और कॉफ़ी के केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अनदर गुड्स के बीच में, रिलेटेड गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। वही दूसरी तरफ आपका हुआ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज़ किए जाते हैं किसी भी कंज्यूमर की डिमांड वांट को फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल और कार। कार और पेट्रोल आपका एक साथ यूज़ किया जाता है कंज्यूमर की वांट को पूरा करने के लिए। इस केस में प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अनदर गुड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। एग्जाम्पल तौर पे पेट्रोल का प्राइस और कार की डिमांड के रिलेशनशिप देखें, यहाँ पे आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, जो पेट्रोल वाली कार है, उसको स्विच कर देंगे दूसरे अनदर अल्टरनेटिव से, जैसे इलेक्ट्रिक कार से। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ने से लोग पेट्रोल कार की डिमांड कम कर देंगे। तो यहाँ पे आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सब्सिट्यूट गुड्स के केस में प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अनदर गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अनदर गुड्स के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। देन वी हैव कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या होता है, अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है कि इन फ्यूचर किसी गुड की प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज करंट टाइम में उस गुड की डिमांड बढ़ा देगा। वहीं दूसरी तरफ कंज्यूमर लगता है कि किसी गुड का प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है, तो वो आज करंट टाइम में अपनी डिमांड उस गुड की कम कर देगा। तो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन ऐसे रोल प्ले करता है किसी गुड की डिमांड डिटरमाइन करने में। अगला है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज। इसमें कंज्यूमर के पास इजीली लोन पाने की फैसिलिटी है, तो उस केस में कंज्यूमर डिमांड अपनी बढ़ा देगा। जब उसको इजीली लोन नहीं मिलता है, तो वो अपनी डिमांड कम कर देता है। तो कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी के केस में आपका अगर लोन मिलना आसान है, तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। अगर आपको लोन में दिक्कत है, तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। एक है, अगला है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। इसमें क्या होता है कि जो लोग जो होते हैं ना, एक कंज्यूमर जो होता है, वो देखा-देखी में गुड्स की डिमांड करने लगता है। क्या होता है, लेट्स से कि कंज्यूमर ए है, उसने कोई गुड्स लेट्स से फ़ोन बाय किया, तो उसका साथ-साथ जो बंदा है, जिसका फ़ोन नहीं है, वो देखा-देखी में फ़ोन की डिमांड क्रिएट कर देता है। एग्ज़ाम्पल तौर पे एक देखते हैं एग्ज़ाम्पल इसका, कि लग्ज़री ब्रांड्स जो होते हैं, जिनकी एंडोर्समेंट की जाती है सेलिब्रिटीज़ के द्वारा, ट्रेंड में चल रहा है, लोग उसको खरीद रहे हैं, तो लोग देखा-देखी में अपना उसकी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको हो गया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जहाँ पे लोग देखा-देखी में सोसाइटी में लोगों को देख के, जो लोग सोसाइटी में गुड्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। ये आपका हुआ डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अगला आपका है साइज़ एंड कंपोज़िशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है किसी कंट्री के अंदर, तो वहाँ पे डिमांड आपकी ज़्यादा होगी एसेंशियल गुड्स की। कंपोज़िशन जो है मैटर करती है। कंपोज़िशन मतलब कि जो लोग रह रहे हैं, पॉपुलेशन में जो लोग हैं, वो यंग है ज़्यादा या वो अडल्ट पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो भी मैटर करता है किसी गुड की डिमांड क्रिएट करने में। अगर पॉपुलेशन में ज़्यादा यूथ लोग रह रहे हैं, ज़्यादा यंग पॉपुलेशन लोग रह रही है, तो वो डिमांड करेगी ऐसे गुड्स की जैसे जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, जैसे स्मार्टफ़ोन्स हो गया और फैशन वाले जो चीज़ होगी, वो उनकी डिमांड करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर सोसाइटी के अंदर एल्डर पीपल ज़्यादा है, तो वो उन गुड्स की डिमांड करेंगे जो उनके लिए बेनिफिशियल है, जैसे कि हेल्थ केयर सर्विसेज़। तो कंपोज़िशन मैटर करता है
किसी पॉपुलेशन का कंपोजिशन मैटर करता है कि कौन सी गुड्स की डिमांड उस एरिया में उस पॉपुलेशन अंदर होगी। यूथ ज़्यादा है तो फैशन जो गुड्स है उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, स्मार्टफोन्स की डिमांड ज़्यादा होगी, आपकी लैपटॉप डिमांड ज़्यादा होगी। वही दूसरी तरफ अगर आपके एल्डरी पीपल्स यहाँ पे ज़्यादा है, बुजुर्ग लोग ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन अंदर, तो हेल्थ केयर सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो कंपोजिशन में मैटर करता है पॉपुलेशन का कि गुड्स डिमांड कंट्री की डिमांड कौन से गुड्स की होगी। देन हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा है इकोनॉमी के अंदर, तो उस केस में इकोनॉमी में डिमांड होगी उन गुड्स की होगी जो हाई एंड गुड्स होंगे, जो लग्जरी गुड्स होंगे। वही दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी के अंदर इनकम आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस केस में आपकी बेसिक सर्विस नीड्स वाली जो गुड्स होती है उनकी डिमांड ज़्यादा होती है। अगला है आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी आपका क्लाइमेट कंडीशन भी आपका बड़ा रोल प्ले करता है डिमांड डिटरमाइन करने में। समर के अंदर आपको ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगी एसी की, कोल्ड ड्रिंक्स की, कॉटन क्लॉथ्स की। वहीं आपके विंटर के अंदर आपको डिमांड ज़्यादा देखने को मिलेगी हीटर की, वूलन क्लॉथ्स की या हॉट बेवरेजेस की। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भी आपका रोल प्ले करता है डिमांड डिटरमाइन करने में। आपका जो है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब हो गया टैक्स की सब्सिडीज़ जो गवर्नमेंट देती है, या टैक्स लगाती है या सब्सिडी देती है, वो भी बड़ा रोल प्ले करती है डिमांड डिटरमाइन करने में। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स ज़्यादा लगा दिया किसी गुड के ऊपर तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। वहीं अगर गवर्नमेंट किसी गुड्स पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी इम्पैक्ट रोल प्ले करती है डिमांड डिटर्मिनेशन में। तो ये था आपके डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड जो हमने अभी देखे। नेक्स्ट भी है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन बेसिकली एक रिलेशनशिप बताता है डिमांड और उसको फैक्टर्स के बीच में। डिमांड या उसके फैक्टर्स है उसके डिटरमिनेंट्स के बीच में। मैथमेटिकली उसको ऐसे डिनोट करते हैं। डीएन आपके यहाँ पर डिमांड क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एंड एफ डिनोट ऑफ फंक्शन। पी पी आपका हो गया प्राइस ऑफ ओन गुड्स। पी आर आपका हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। वाई आपका हो गया कंज्यूमर का इनकम। टी आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया आपका। ई हो गया एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। एच आपका हो गया साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज कैसा है, पॉपुलेशन का कंपोजिशन कैसा है। वाई बार आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। एंड देन जी आपका हो गया गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये सारे जो आपका क्या है डिटरमिनेंट्स है आपके डिमांड के डिटरमिनेंट्स है। डिमांड डिटरमिनेंट्स। तो डिमांड डिटरमिनेंट्स और डिमांड के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। देन वी हैव लॉ ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि किसी भी गुड के डिमांड, क्वांटिटी डिमांड और उसी गुड के प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है जब हम उसके जो अदर फैक्टर्स है डिमांड के उनको हम कांस्टेंट रखें। जैसे कभी आपने देखा डिमांड के फैक्टर्स आपके हो गया प्राइस, हो गया खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, देन आपका हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गया, आपका फिर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस हो गया, आपका फिर हो गया साइज ऑफ पॉपुलेशन हो गया, वाई बार आपका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, देन गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया। तो ये सारे आपके हो गए डिमांड के फैक्टर्स है डिटरमिनेंट्स। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है जब हम प्राइस के अलावा जो जितने फैक्टर्स है डिमांड के उनको कांस्टेंट रखें, उनमें कोई चेंजेस ना आए, देन हमको गुड के प्राइस और उसके क्वांटिटी डिमांड के बीच में हमको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। सो सिंपली प्राइस लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये आपका हो गया लॉ ऑफ डिमांड। इसका कुछ की पॉइंट्स है वो एक बार देख लेते हैं हम। लॉ ऑफ डिमांड अज्यूम करता है कि अदर थिंग्स रिमेन सेम। अदर थिंग्स का मतलब फैक्टर्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स है डिमांड के उन सबको कांस्टेंट रखने के बाद डिमांड और प्राइस के बीच आपको क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच आपको इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अजम्पशन ये है कि जितने फैक्टर्स है अदर देन प्राइस उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। इसका अजम्पशन सेटिस पैरेबल्स भी बोलते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट भी है कि लॉ ऑफ डिमांड को हम ग्राफिकली इलस्ट्रेट कर सकते हैं डिमांड कर्व के द्वारा, और उसको हम टेबल फॉर्म में न्यूमेरिकली इलस्ट्रेट कर सकते हैं डिमांड शेड्यूल के द्वारा। देन वी है कि फर्स्ट पर्सन वो या फिर वो इकोनॉमिस्ट जिसने लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकली इलस्ट्रेट किया था उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। ये अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है एक बार, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा वो इकोनॉमिस्ट है या किसने लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकली इलस्ट्रेट किया था। देन द आंसर वुड बी अल्फ्रेड मार्शल। तो ये था आपका लॉ ऑफ डिमांड। और जैसा हमने देखा अभी हमने लास्ट स्लाइड में कि लॉ ऑफ डिमांड को हम डिमांड शेड्यूल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म्स में, एंड डिमांड कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। तो हम पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल बेसिकली क्या होता है? डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल ऑफ स्टेटमेंट। डिमांड शेड्यूल आपका टेबल है जो शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, जो शो करता है क्वांटिटी के डिफरेंट क्वांटिटीज किसी भी गुड के जो कंज्यूमर डिमांड करता है एट
डिफरेंट प्राइसेस, उसको बोलते हैं हम डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, पहला आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, देन आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, ये टेबल है जो शो करता है वेरियस कमोडिटी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, एक गुड के वेरियस क्वांटिटी दैट वो भी डिमांडेड बाय सिंगल कंज्यूमर, एक कंज्यूमर द्वारा किसी गुड के अलग प्राइसेस पे जो क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, और जब उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ पर जैसे टेबल पे आप कि एक कंज्यूमर इन डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, और यहाँ पे आपका इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, जैसे प्राइस घट रहा है आपका डिमांड बढ़ रहा है, तो ये आपका हुआ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। वही मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या हुआ कि किसी एक गुड के डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पे तो पूरी मार्केट में जो भी कंज्यूमर है वो जितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम मार्केट डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन में भी, इस टेबल में ध्यान दीजिएगा। हमने अज्यूम किया कि मार्केट में सिर्फ दो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। प्राइस दे रखा है गुड का 2, 4, 6, 8। कंज्यूमर ए की डिमांड दे रखी है हर एक प्राइस पे, इन द सेम वे कंज्यूमर बी की भी डिमांड दे रखी है हर एक प्राइस के ऊपर। तो हमको मार्केट डिमांड पे कैसे मिलेगी? मैंने कहा कि मार्केट डिमांड का मतलब हुआ किसी एक गुड के वेरियस प्राइसेस पे जितने भी कंज्यूमर मार्केट में अवेलेबल है वो जो डिमांड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। तो सिंस यहाँ पे से दो कंज्यूमर है मार्केट के अंदर, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी, तो हर एक प्राइस के ऊपर दोनों कंज्यूमर की जो डिमांड है उसको मैं ऐड कर देंगे तो हमको मिलेगा मार्केट डिमांड। दे सकते हैं प्राइस 2 पे कंज्यूमर ए डिमांड कर रहा है 4 यूनिट्स की और कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा है 5 यूनिट्स की, देन मार्केट डिमांड आपका प्राइस 2 पे कितना आ गया 9 यूनिट्स, दैट इज 4 + 5। इन द सेम वे एट प्राइस 4 कंज्यूमर ए डिमांड कर रहा है 3 यूनिट्स की और कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा है 4 यूनिट्स की, देन मार्केट डिमांड इस पॉइंट पे क्या हो गया 7 यूनिट्स। तो बेसिकली मार्केट डिमांड आपका कुछ नहीं समेशन होता है इंडिविजुअल डिमांड का। देन वी हैव डिमांड कर्व। जैसे कल बताया आपको लॉ ऑफ डिमांड को हम ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसको थ्रू डिमांड कर्व। तो बेसिकली डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल representation of law of demand. It is a curve showing different quantities demanded at various alternate prices during a given period of time when all the other factors affecting demand are held constant. डिमांड कर्व के दो टाइप्स के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। जैसा हमने देखा डिमांड शेड्यूल के दो टाइप के होते हैं, जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देन मार्केट डिमांड शेड्यूल। इन द सेम वे डिमांड कर्व आपके टू टाइप्स के होते हैं, पहला आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व देन आपका मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व शो करता है वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी परचेज्ड एट डिफरेंट प्राइसेस बाय एन इंडिविजुअल हाउसहोल्ड और कंज्यूमर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। दिए हुए समय अंतराल में एक कंज्यूमर एक गुड के वेरियस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, जब उसको ग्राफिकल फॉर्म में ड्रॉ रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। अब बेसिकली ये आपका लॉ ऑफ डिमांड रिप्रेजेंटेशन होता है, तो यहाँ पे आपको इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप। वही आपकी दूसरा आपका मार्केट डिमांड है। मार्केट डिमांड सॉरी मार्केट डिमांड कर्व नहीं शेड्यूल नहीं कर्व होगा। देन वी हैव मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व भी आपका शो करता है कि किसी एक गुड के वेरियस प्राइसेस पे मार्केट कितनी क्वांटिटी डिमांड करे, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड कर्व। जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा कि हमने अज्यूम किया कि मार्केट में दो कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास दो कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। जो आपकी जो ऑरेंज लाइन है वो कंज्यूमर ए की इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, जो आपकी ग्रे लाइन है वो कंज्यूमर बी की इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, देन आपकी जो ब्लू लाइन है वो मार्केट डिमांड कर्व है गुड की। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व निकाला कैसे, जैसे लास्ट स्लाइड हमने देखा कि हमने मार्केट डिमांड निकाला टेलर फॉर्म में समेशन करके इंडिविजुअल डिमांड्स को सम करके एट सिंगल प्राइस। इन द सेम वे हम मार्केट डिमांड निकाल रहे हैं, लेट्स से प्राइस 1 पे कंज्यूमर डिमांड कर रहा है 1 यूनिट की, कंज्यूमर ए, और कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा है आपकी 2 यूनिट्स। तो बेसिकली प्राइस 8 पे मार्केट डिमांड क्या होगी 1 + 2 दैट इज 3 यूनिट्स। वही प्राइस 6 पे कंज्यूमर ए डिमांड कर रहा है 2 यूनिट्स और कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा है 3 यूनिट्स, देन प्राइस 6 पे आपका मार्केट डिमांड हो गया 5 यूनिट्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल समेशन करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व का तो हमको मार्केट डिमांड कर्व मिलता है। हॉरिजॉन्टल समेशन, ये वर्ड आपको याद रखना है, ये चीज समझनी है। हम मार्केट डिमांड कर्व ड्राइव करते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व को हॉरिजॉन्टल सम करके। हॉरिजॉन्टल सम मतलब आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं एट सिंगल प्राइस, उसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल समेशन। तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे निकल रहे हैं डिमांड कर्व से, बाय हॉरिजॉन्टल समेशन। ये चीज आपको याद रखनी है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पे आपका इनवर्स रिलेशनशिप यहाँ पे क्यों मिलता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में, उसका रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला रीजन है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जिसने हमारा लेक्चर देखा होगा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाला, उसमें ये लॉ दिया हुआ था। ये लॉ कहता है कि जैसे से कंज्यूमर किसी गुड्स की कंजम्पशन बढ़ाता है, वैसे वैसे उसको हर एक एडिशनल यूनिट से जो यूटिलिटी मिल रही है वो कम
हो रही है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है कमोडिटी का, हर एक एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कम होती जा रही है। और हमने ये भी देखा था कि वन गुड के केस में कंज्यूमर इकोनॉमिक पॉइंट पर तब आता है जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों इक्वल हो, तब आपका कंज्यूमर इकोनॉमिक पॉइंट पे होता है और इस पॉइंट पे कंज्यूमर का कंजम्पशन स्टॉप करता है। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पहला चीज़ ये है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज़ हर एक एडिशनल यूनिट के साथ कंजम्पशन के साथ-साथ आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर एडिशनल यूनिट का वो डिक्रीज़ होगा। देन दूसरी चीज़ ये है कि आपका वन गुड के केस में कंज्यूमर इक्वल पॉइंट उस पॉइंट पे आता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड का और उस गुड के प्राइस के बराबर हो। तो इन दोनों का यूज़ करके यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड के बीच क्यों होता है। इस टेबल पे ध्यान दीजिएगा। गुड एक्स की 5 यूनिट्स कंज्यूम की जा रही है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी है वो दी हुई है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट यूनिट की पे मार्जिनल यूटिलिटी 8 है, सेकंड पे 6 है, तीसरे पे 5 है, चौथे पे 4 है एंड पांचवी पे 3 है। ये आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। लेट्स से गुड का प्राइस 5 है इनिशियली। इनिशियल प्राइस गुड का है 5 रुपीज़। जब 5 रुपए गुड का प्राइस है उस केस में कंज्यूमर 3 यूनिट तक कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि 3 यूनिट्स पे आपका जो एमयूएक्स जो हो गया प्राइस ऑफ एक्स के बराबर हो गया, दैट इज़ 5 इक्वल टू 5 ये हो गया। सो द प्राइस 5 है तो कंज्यूमर तब तक कंजम्पशन करेगा तब तक जब तक उसको 5 रुपए तक की यूटिलिटी गुड से मिले मिलती रहेगी, 5 या 5 से ज़्यादा। तो जब 5 रुपए की यूटिलिटी मिल रही है फिफ्थ और थर्ड यूनिट पे तो उसने यहाँ पे कंजम्पशन अपना स्टॉप कर दिया। वो 5 रुपए के केस में फोर्थ यूनिट कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ यूनिट पे जो यूटिलिटी मिल रही है दैट इज़ 4 यूनिट्स मार्जिनल यूटिलिटी जो मिल रही है वो प्राइस से कम है। तो यहाँ पे ये बात समझ आ गई आपको, जो 5 रुपए प्राइस है उस केस में कंज्यूमर से थर्ड यूनिट तक कंज्यूम करेगा। अब कंजम्पशन बढ़ाने के लिए थर्ड से फोर्थ यूनिट पे जाने के लिए कंज्यूमर को क्या चाहिए कि प्राइस उसका 5 से कम हो। लेट्स से प्राइस उसका 4 हो गया, प्राइस हो गया इसका 4। तो 4 रुपए के केस में कंज्यूमर फोर्थ यूनिट अफोर्ड करेगा या फोर्थ यूनिट वो कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ यूनिट का जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज़ 4 वो प्राइस के इक्वल है। तो जब प्राइस 4 होगा तो आपका एमएक्स इक्वल टू पीएक्स हो जाएगा इक्वल टू 4 एट फोर्थ यूनिट। और जब प्राइस 5 था उस केस में कंज्यूमर 3 यूनिट कंज्यूम कर रहा था। यहाँ पे आपने देखा जब प्राइस 5 से 4 हुआ, गिरा, तब क्वांटिटी जो कंजम्पशन हो रहा है, वो आपका 3 से 4 हो गई, बढ़ गए। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला? इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। तो पहला रीज़न क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देन वी हैव इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब हुआ जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन परचेसिंग पावर कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस। यहाँ पे परचेसिंग पावर का मतलब क्या है? ये सुधा समझते हैं। परचेसिंग पावर का मतलब हुआ कि कोई कंज्यूमर अपनी इनकम को स्पेंड करके मैक्सिमम कितना क्वांटिटी किसी गुड का परचेज कर सकता है, जिसको हम निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है इनकम डिवाइड बाय प्राइस। अगर मैं कहूँ कंज्यूमर की इनकम 10 है, 100 रुपए है और उसको गुड का प्राइस है 10 रुपए, तो मैक्सिमम कितना यूनिट परचेज सकता है वो गुड का? 10 यूनिट। ये हो गया आपकी परचेसिंग पावर, ठीक है? तो इनका इफेक्ट ये कहता है जब प्राइस कम होता है, किसी गुड का फॉल करता है, तो उस केस में कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जब प्राइस 10 था तो उसकी परचेसिंग पावर 10 यूनिट्स थी, जब प्राइस गिर के 10 से 5 हो गया तो उसकी परचेसिंग पावर 20 हो गई। तो कहता है कि ये इनका इफेक्ट कहता है जब प्राइस गिरा, कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ गई, उसके कारण वो डिमांड बहुत ज़्यादा करेगा। तो इनका इफेक्ट बेसिकली कुछ नहीं है, यही है कि जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू चेंज इन परचेसिंग प्राइस और परचेसिंग इफेक्ट, जब प्राइस गिरेगा परचेसिंग इफेक्ट बढ़ जाएगी, उस केस में डिमांड ज़्यादा होगी, जब प्राइस बढ़ेगा परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, उस केस में डिमांड आपकी घट जाएगी। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड ड्यू टू चेंज इन इट्स रिलेटिव प्राइस कंपेयर्ड टू इट्स सब्स्टिट्यूट व्हाइल कीपिंग रियल इनकम कांस्टेंट। यहाँ पे बात समझिएगा, दो गुड्स हैं, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं आपस में, हम टी और कॉफी का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर टी का प्राइस कम हो रहा है, टी का प्राइस कम होने से क्या होगा? टी जो है कॉफी के मुकाबले इनएक्सपेंसिव होगी या चीपर होगी, उस केस में क्या होगा? लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी को कॉफ़ी से, और सॉरी कॉफ़ी को टी से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो टी का प्राइस गिरने से क्या हुआ? कॉफ़ी की डिमांड, टी की डिमांड आपकी बढ़ गई। तो ये आपका हुआ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब एक गुड के प्राइस में चेंज आने से वो गुड्स दूसरे गुड्स के मुकाबले चीपर या एक्सपेंसिव हो जाता है, तो उसके थ्रू उस डिमांड गुड की डिमांड में चेंज आ रहा है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ भी आपका इनवर्स रिलेशन देखा होगा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। देन वी हैव इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। जैसे किसी गुड का प्राइस गिरता है वैसे वैसे वो नए कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है गुड आपकी तरफ। सो प्राइस गिर गया किसी गुड का, नए कंज्यूमर अट्रैक्ट हुए, न्यू कंज्यूमर आ गया उस गुड के लिए और डिमांड उसकी बढ़ गई। तो ये आपका हुआ
इंक्रीज नंबर ऑफ कंज्यूमर। प्राइस गिरने से नए कंज्यूमर जो होते हैं वो गुड को अफोर्ड कर सकते हैं कम प्राइस पे और वहाँ पे उसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये आपका एक ये भी रीज़न है जो जिसकी वजह से आपका डिमांड और प्राइस के बीच में इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलता है। देन वी हैव मल्टीपल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। अगर किसी कमोडिटी के मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है तो उस केस में उस गुड की डिमांड और प्राइस गिरने से उस गुड की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि उस गुड को हम मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल मैं दूँगा आपका मिल्क का। मिल्क को आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क को आप कंज़्यूम कर सकते हैं। मिल्क को आप दही में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिल्क को आप पनीर बना सकते हैं। तो जब मिल्क का प्राइस कम होगा तो मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि उसको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका दही कितने भी यूज़ उसका बनाने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं पनीर बनाने के लिए। तो उस केस में आपको यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही प्राइस गिरेगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि इसको मल्टीपल पर्पसेस को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था मल्टीपल यूज़ ऑफ कमोडिटी। तो अभी तक आपने देखा डिमांड का जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, लॉ ऑफ डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड कहता है देयर इज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। जो डिमांड के थ्रू आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है उसके पीछे का रीजन हमने देखे। पहला रीजन था आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन वी हैव इनकम फैक्ट, देन वी हैव सफिशिएंट फैक्ट, फिर हमने देखा इंक्रीजिंग न्यू नंबर ऑफ कंज्यूमर, देन हमने देखा मल्टीपल पर्पस ऑफ ए कमोडिटी। तो ये थे रीजंस के जो लॉ ऑफ डिमांड के पीछे के रीजंस है। देन वी हैव एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसको समझिएगा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस और आपका क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये आपका लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लेकिन हमेशा ये ट्रू नहीं होता। कुछ ऐसे केसेस, एक्सेप्शन केसेस जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, वही हम आगे पढ़ने वाले हैं। पहला केस है गिवन गुड। गिवन गुड आपके इंफीरियर गुड्स का कुछ एक ऐसा सबसेट है, उसमें जब डिमांड डिक्रीज होती है जैसे उसकी प्राइस गिरती है, इट मीन्स यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। आई एम रिपीटिंग कि गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं, इंफीरियर गुड्स के वो सेक्शन है जहाँ पे डिमांड और प्राइस के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है। ये लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता है। ये फिनोमेना आपको दिया था सर रॉबर्ट गिफन ने। इसे के की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। क्या होता है बेसिकली गिफन वुड के केस में कंज्यूमर जो होता है ना, अपना इनकम का बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत बड़ा चंक या बहुत बड़ा पार्ट जो है उस गुड्स में, उस गुड को में स्पेंड करता है कंज्यूम करने के लिए। तो कंज्यूमर स्पेंड लार्ज पोर्शन ऑफ देयर इनकम ऑन दिस गुड्स। तो बेसिकली क्या होता है जब प्राइस गिरता है गिफन गुड्स का, तो कंज्यूमर के पास पर्चेसिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। व्हेन प्राइस ऑफ ए गिवन गुड्स फॉल्स, कंज्यूमर फील रिचर बिकॉज़ रियल इनकम है, पर्चेसिंग पावर उसकी बढ़ गई। तो उससे क्या होता है वो सुपीरियर गुड्स की तरफ वो मूव ऑन कर लेता है। जैसे ही प्राइस, पहली चीज़ तो ये ध्यान दीजिएगा, पहली चीज़ तो ये है कि कंज्यूमर गिवन गुड्स के केस में अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा पोर्शन स्पेंड कर रहा है, ठीक है? जब गिवन गुड्स का प्राइस कम होता है, तो कंज्यूमर की पर्चेसिंग पावर बढ़ जाती है और जिसके कारण वो गिवन गुड को छोड़ के सुपीरियर गुड्स की तरफ मूव ऑन कर लेता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है गिवन गुड्स के केस में। प्राइस गिरा, पर्चेसिंग पावर बढ़ गई कंज्यूमर की, तो कंज्यूमर ने उस गुड्स की डिमांड छोड़ के सुपीरियर गुड्स की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपका प्राइस गिरने से आपका डिमांड भी यहाँ पे गिर गई। दैट इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ये आपका पहला एक्सेप्शन था लॉ ऑफ डिमांड का। देन वी हैव एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। और कंज्यूमर को लगता है कि आने वाले टाइम पे प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो आज के टाइम पे, करंट टाइम पे वो अपनी डिमांड जो है बढ़ा देगा, इवन अगर गुड का प्राइस बढ़ रहा हो तब भी। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर लगता है कि आने वाले कल अगले हफ्ते पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है 10 रुपए से। लेट्स एग्जांपल ये चलते हैं, लेट्स अज्यूम कि 10 रुपए से बढ़ने वाला है। अगले हफ्ते कंज्यूमर एक्सपेक्टेड चल रहा है अगले हफ्ते पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा 10 रुपए से। तो वो आज के टाइम पे, करंट टाइम पे अपनी डिमांड बढ़ाएगा। अगर पेट्रोल का प्राइस 5 रुपए से भी बढ़ रहा है तब भी अपनी वो डिमांड बढ़ाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। आज प्राइस 5 से बढ़ रहा है लेकिन लोग तब भी डिमांड बढ़ा रहे हैं। आज करंट टाइम में क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आने टाइम पे प्राइस होगा 5 रुपए से ज़्यादा पड़ेगा। तो जो एक्सपेक्टेशन वाला केस है उस केस में भी आपका लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। इस केस में आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है प्राइस और डिमांड के बीच में। देन वी आर इमरजेंसीज, वॉर, क्राइसिस के टाइम पे भी आपका जो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड आपको बढ़ती हुई दिखेगी। जैसे कोरोना में देख सकते हैं हम, कोरोना जब भी आया था, हमारे लिए तो आपदा थी हमारे लिए। उस केस में मेडिसिन की प्राइस कितनी बढ़ रही थी, लेकिन फिर भी लोग परचेज़ कर रहे थे, डिमांड बढ़ा रहे थे अपनी। इवन आपके एसेंशियल गुड्स जो है, उनकी प्राइस भी बढ़ रही थी मार्केट में, तब भी लोग डिमांड क्रिएट कर रहे थे, डिमांड भी बढ़ा रहे थे। तो इमरजेंसी केसेस में भी आपकी जो डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। चेंज इन फैशन, फैशन में चेंज आ गया, कुछ ऐसे गुड्स हैं वो ट्रेंड में आ गए, फैशन में आ गए, तो उसके बाद उन गुड्स की प्राइस और उस गुड्स का डिमांड बढ़ता आएगा, इवन दो उसका प्राइस बढ़ रहा है तब भी। तो जब भी फैशन कोई चीज़ आती है, उसके फैशन में आने से उस गुड्स का प्राइस बढ़ता भी है, तब भी उसकी डिमांड बढ़ती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि वो चीज़ फैशन में चल रही है। तो ये आपका हो गया चेंज इन फैशन। इस केस में आपका लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट भी है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड के अंदर ये 3 चीज़ है, वेवलन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट।
काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे, तो इस पर थोड़ा कंसल्टेशन बनाए रखिएगा। वेवरिंग फैक्टर में डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये क्या होता है। वेवरिंग फैक्ट कहता है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है प्राइस के बढ़ने के बाद भी, बिकॉज ऑफ हायर प्राइस होता है वो सिग्निफाई करता है आपका कि जो गुड है वो हायर क्वालिटी की है। तो वेवरिंग फैक्ट ये कहता है प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, ऐसा हो रहा है क्योंकि हायर जो प्राइस होता है वो सिग्निफाई करता है, ये इंडिकेट करता है कि गुड्स जो है आपका क्वालिटी का है, हायर एंड क्वालिटी का है। तो उस केस में आपको प्राइस बढ़ने से डिमांड यहाँ पे बढ़ते हुए दिखती है, इसको हम बोलते हैं वेवरिंग इफेक्ट। ये बेसिकली स्टेटस सिंबल के लिए यहाँ पे गुड्स यूज किए जाते हैं। हाई प्राइस इंडिकेट्स लग्जरी एंड वेल्थ। दूसरा स्नो इफेक्ट होता है कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है फॉर एक्सक्लूसिव गुड्स जो काफी लोगों के द्वारा ओन नहीं किए जा रहे। पहला था वेपन इफेक्ट, वो कहता था कि प्राइस इंक्रीज होने से आपका डिमांड बढ़ रहा है क्योंकि हायर प्राइस इंडिकेट हायर एंड क्वालिटी, तो उस वजह से आपका डिमांड वहाँ पे बढ़ रहा है, वो स्टेटस सिंबल के तौर पे गुड्स को बाय किया जा रहा है। वही स्नो इफेक्ट कहता है कि प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है किसी गुड की क्योंकि वो गुड्स आपके लिए एक्सक्लूसिव है, वो दूसरे लोग उसको वेयर आउट या उसको यूज नहीं करते, तो अपने आप को अलग दिखाने के लिए समाज से आप वो गुड्स परचेस करते हैं, इसको बोलते हैं स्नो इफेक्ट। आप कंज्यूमर अपने आप को दूसरों से अलग दिखाने के लिए ऐसे गुड्स परचेस करते हैं, प्राइस बढ़ने के बाद भी वो अपने गुड्स की डिमांड करते रहते हैं, तो यहाँ हो गया स्नो इफेक्ट। तीसरा आपका है बैंड वैगन इफेक्ट। इसमें क्या होता है, डिमांड एक चीज़ की आ रही है, क्यों? क्योंकि दूसरे लोग भी उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए आप भी देखा-देखी में वो चीज़ खरीद रहे हैं। इसको हम डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, वैल्यू इफेक्ट मतलब हुआ प्राइस को आपने लिंक किया क्वालिटी से, प्राइस ज़्यादा है तो हायर एंड क्वालिटी का गुड है, तो उस केस में आप वो गुड्स बाय करते हैं, प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी, क्योंकि वो आपका स्टेटस सिंबल के तौर पे यूज़ किया जाता है। फिर दूसरा था स्नो इफेक्ट। स्नो इफेक्ट कहता है कि डिमांड बढ़ती है उन गुड्स की जो एक्सक्लूसिव होती है, ऐसे गुड्स जो बाकी लोग जो दूसरे कंज्यूमर है वो कंज्यूम नहीं कर रहे, वो एक्सक्लूसिव कुछ लोग चंद लोगों के पास है, तो वो गुड्स का डिमांड किया जाता है प्राइस बढ़ने के बाद भी। इसलिए किया जाता है ताकि लोग अपने आप को बाकी लोगों से अलग दिखा सके कि डिज़ायर टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से अलग दिखाने के लिए ऐसे गुड्स की डिमांड की जाती है। देन आपका बैंडवैगन इफेक्ट होता है। बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जब समाज में एक तबका किसी गुड्स की डिमांड कर रहा है, तो देखा-देखी में आपने भी उसकी डिमांड कर दी, तो यहाँ पे देखा-देखी में आपकी डिमांड क्रिएट होती है। तो यहाँ पे वेवरिंग इफेक्ट था, क्वालिटी से लिंक किया गया। वेवरिंग इफेक्ट के अंदर गुड्स को, स्नो इफेक्ट में आपने ऐसे गुड्स की डिमांड की जो आपको भीड़ से अलग दिखाए। तीसरा आपका बैंडवैगन इफेक्ट डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट था, उसमें आपने देखा-देखी में, समाज के देखा-देखी में गुड्स की डिमांड करनी शुरू कर दी, देन वो आपका हो गया बैंडवैगन इफेक्ट। आई होप कि ये जो तीनों अभी जो बेसिक जो माइनस जो डिफरेंशिएशन फैक्टर है, आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी। तो वेवरिंग के इफेक्ट के केस में डिमांड का आपका अपर स्लोपिंग होता है, लाज़मी सी बात है क्योंकि आपका सेक्शन लॉ ऑफ डिमांड है, आपके यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा जाता है। सेम आपका स्नो इफेक्ट में भी आपका प्राइस ऑफ और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखा जाता है, और आपका बैंडवैगन इफेक्ट के केस में भी आपका प्राइस और डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखा जाता है। वेपन गुड्स के इफेक्ट के केस में कौन सा गुड्स होते हैं आपका इफेक्टेड होते हैं? लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स वो गुड्स जिसको समझते हैं कि भाई प्राइस ज़्यादा है तो अच्छे गुड्स होंगे, आपके हाई एंड गुड्स होंगे, तो आप प्राइस बढ़ने के बाद भी उसकी डिमांड कर रहे हैं। स्नॉब इफेक्ट नीश प्रोडक्ट्स, ऐसे गुड्स और सर्विसेज, ऐसे गुड्स जो काफ़ी रेयर है मार्केट के अंदर, वो ईज़िली अवेलेबल नहीं है मिडिल क्लास को, आप वो गुड्स परचेज़ करते हैं भीड़ से अलग दिखने के लिए। और आपके बैंडवैगन इफेक्ट के अंदर वो गुड्स आते हैं जो फैशन में चल रहे होते हैं, जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं, वो आपके बैंडवैगन इफेक्ट के अंदर आते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है बैंडवैगन इफेक्ट के केस में? कंज्यूमर वेवरिंग इफेक्ट के केस में एक्सपेंसिव गुड्स खरीदता है अपनी वेल्थ और स्टेटस को शोकेस करने के लिए। स्नो इफेक्ट के केस में कंज्यूमर यूनिक गुड्स परचेस करता है तो अपने आप को स्टैंड आउट करने के लिए क्राउड से। और बैंडवैगन इफेक्ट के केस में कंज्यूमर वो गुड्स परचेस करता है जो फैशन में चल रहे हैं। तो ये आपके हो गए वेवलन स्नोबॉल बैंडवैगन इफेक्ट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। वेवलन इफेक्ट एग्जाम्पल हो गया, किसी ने एक्सपेंसिव रोलेक्स घड़ी बाय कर ली, भाई एक्सपेंसिव है, प्राइस ज़्यादा है, सोशल स्टेटस है, तो लोगों ने बाय कर ली। स्नो इफेक्ट में आपने कोई ऐसी कस्टम मेड घड़ी बाय कर ली जो एक्सक्लूसिव आपके लिए बनाई गई है। और बैंडवैगन इफेक्ट में फैशन में डेनिम जीन्स चल रहा है, आपने उसको परचेस कर लिया देखा-देखी, दैट इज़ फैशन, दैट इज़ बैंडवैगन इफेक्ट। तो ये थे आपके वेवलेन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट और बैंडवैगन इफेक्ट के बीच में डिफरेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम देख लीजिए आप जिसमें एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलता ही है। सो आपको ये टॉपिक मिस आउट नहीं करना है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, और कोई भी दिक्कत आए तो हम यहाँ बैठे हैं आपके लिए। देन वी हैव मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अब हम पढ़ने वाले हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसको मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व कहते हैं। एक बात समझिएगा, डिमांड कर्व को कोई भी पॉइंट होता है वो हमारा क्वांटिटी डिमांड इंडिकेट करता है एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब है कि आप एक पॉइंट से दूसरे किसी पॉइंट पे आ गए अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो यहाँ पे क्या हुआ,
आपका सेम डिमांड का पे आपको मूवमेंट देखने को मिला, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है? तो ये आपका हुआ मूवमेंट अराउंड इन डिमांड का। उसको चेन इन क्वांटिटी डिमांड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट डिमांड कर्व पे आपका क्वांटिटी डिमांड इंडिकेट करता है एट दैट प्राइस। तो जब भी मूवमेंट अराउंड इन डिमांड कर्व होगा, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएँगे, तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड हुआ। ये आपके 2 टाइप के होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब है कि आप क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है। एक्सपेंशन डिमांड का मतलब क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड आपका इंक्रीज़ हो रहा है। सिंस यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप है, तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ कब होगा? जब आपका प्राइस डिक्रीज़ होगा। सो डिमांड कर्व पे आप देखेंगे, आप पॉइंट ए पे है, पॉइंट ए से आप पॉइंट सी गए, तो आपका क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया 90 से 100 और आपका प्राइस घट गया 3 से 2। तो ये आपका क्या शो कर रहा है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांडेड। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के केस में क्या हो रहा है? आपका क्वांटिटी डिमांड आपका गिर रहा है। ये कब पॉसिबल है? जब आपका प्राइस बढ़े। तो जब कंज्यूमर पॉइंट ए पे है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, तो उसका क्वांटिटी डिमांड 90 से 80 गिर रहा है, उसका प्राइस 3 से 4 बढ़ रहा है। तो ये आपका हुआ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जिसमें आपका क्वांटिटी डिमांड आपका गिरता है। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मूवमेंट अराउंड द डिमांड कर्व जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे चेंजिंग प्राइस हो रहा है। देखा ना हमने, प्राइस चेंज हुआ, पॉइंट ए पे प्राइस 3 था, पॉइंट ए से पॉइंट सी गया, तो आपका प्राइस 3 से 2 हुआ, तो उससे आपका क्वांटिटी डिमांड आपका 90-100 हुआ। इन द सेम वे, जब पॉइंट ए पे था, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है, तो आपका प्राइस 3 से 4 हो गया, प्राइस बढ़ गया और आपका क्वांटिटी डिमांड 90 से 80 हो गई। तो यहाँ पे मूवमेंट अराउंड डिमांड कर्व जो हो रहा है, वो हो रहा है ड्यू टू चेंजिंग इन ऑन प्राइस। तो जब भी क्वांटिटी डिमांड आपका बढ़ेगा ड्यू टू फॉल इन ओन प्राइस, खुद के प्राइस में चेंज आने से, उसको हम बोलेंगे राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड या एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, तो अदर फैक्टर्स जो हैं डिमांड के, यहाँ पे वो अनचेंज्ड या कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ निकल के आ रही है मूवमेंट अराउंड डिमांड के केस में। पहला फैक्टर जो मूवमेंट करेगा डिमांड कर्व में, वो होगा चेंज इन प्राइस। उस गुड का खुद के प्राइस में चेंज आने से आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा अलोंग द सेम डिमांड कर्व। और जो अदर फैक्टर्स है डिमांड के, प्राइस के अलावा जो भी फैक्टर्स है डिमांड के, वो आपके वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड के केस में, जब आपका क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ दैट गुड, और आपका अदर फैक्टर्स जो है डिमांड के, वो कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं चेंज फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपको जो टर्मिनोलॉजी है, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके पीछे रीजन क्या है और कौन से फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं, आपको ये भी यहाँ पे चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट वी हैव शिफ्ट इन डिमांड कर्व, दैट इज चेंज इन डिमांड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, कि मैंने ये बोला कि डिमांड कर्व पे जो पर्टिकुलर पॉइंट है, वो हमारा क्वांटिटी डिमांड रिप्रेजेंट करता है एट दैट प्राइस। और वही जो सारे जो पॉइंट्स है, उनको क्लब कर दिया जाए, उसको ज्वाइन करके वो एक लाइन बना दी जाए, तो हमारी होगी डिमांड कर्व। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मतलब क्या हुआ? आपका जो डिमांड कर्व है, वो पहले ये है, शिफ्ट का मतलब या पूरा शिफ्ट हो, राइट पर शिफ्ट हो या लेफ्ट पर शिफ्ट हो, ये आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व हुआ। और चेंज इन डिमांड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो पूरा डिमांड कर्व है, वो चेंज हो रहा है। अब न्यू डिमांड कर्व यहाँ पे बना रहे हैं। सर केस में क्या था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं डिमांड कर्व के ऊपर, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इस केस में क्या है? चेंज इन डिमांड, और पूरा डिमांड का शिफ्ट हो रहा है, आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। तो आपको हो गया ये चेंज इन डिमांड, दैट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, इंक्रीजिंग डिमांड और डिक्रीजिंग डिमांड। अब शिफ्ट इन डिमांड तो होता क्यों है? ये एक सवाल है। शिफ्ट इन डिमांड कब होता है? जब आपके गुड का प्राइस कांस्टेंट हो, जब गुड का खुद का प्राइस चेंज ना हो, बाकी अदर फैक्टर्स जो है, अदर फैक्टर्स डिमांड के, वो चेंज हो। तो उस केस में आपका डिमांड का वो शिफ्ट होता है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। ये आपको 2 टाइप के होते हैं, इंक्रीजिंग डिमांड और डिक्रीजिंग डिमांड। पहले हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग डिमांड। इंक्रीजिंग डिमांड का मतलब है कि कंज्यूमर सेम प्राइस पे ज़्यादा डिमांड कर पा रहा है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, प्राइस 3 पे इनिशियली 90 यूनिट्स डिमांड हो रही थी, वही सेम प्राइस पे आपका 100 डिमांड हो रही है, वो आपका इंक्रीजिंग डिमांड हुआ। ये इंडिकेट होता है राइटवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व के थ्रू। जब आपकी डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी, तब आपको सेम प्राइस पे ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग डिमांड। ठीक है? इसके कॉजेस क्या-क्या है, ये कब पॉसिबल है? अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, नॉर्मल गुड के केस में, नॉर्मल गुड के केस में आपका प्राइस और डिमांड के बीच इनकम और डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जब इनकम बढ़ेगी, तो कंज्यूमर सेम प्राइस पे ज़्यादा डिमांड कर पाएगा, सो आप यहाँ पे डिमांड का राइट पर शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल गुड के केस में। वही इंफीरियर गुड के केस में आपका जो इनकम और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, आपने गुड की डिमांड कम कर दी, तो सॉरी, आपकी जैसे आपकी इनकम गिरी, तो आपने उस गुड की डिमांड बढ़ा दी, क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है डिमांड इनकम के बीच में। इंफीरियर गुड के केस में तो आपका डिमांड का राइट पर शिफ्ट हो गया। सब्सिडी गुड्स का प्राइस बढ़ता है, उस केस में आपका डिमांड राइट पर शिफ्ट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस गिरता है, तो उसका केस में आपका डिमांड राइट पर शिफ्ट होता है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तभी डिमांड आपकी राइट पर शिफ्ट हो रही है। अगर चेंज इन टेस्ट और कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आ रहा है इन फेवर दैट गुड, तो आपका डिमांड का राइट पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये तो कुछ कॉजेस थे जिस केस में आपका डिमांड का राइट पर शिफ्ट होता है। यहाँ पे ध्यान वाली बात ये है कि
चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व के केस में आपका प्राइस होता है गुड के खुद का जो प्राइस होता है उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। जो भी चेंज आ रहा है शिफ्ट डिमांड कर्व के अंदर, वो चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स के में चेंज आने से। देन वी हैव डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है आपका कि आप सेम प्राइस से पहले से कम डिमांड कर रहे हैं। लेट्स से प्राइस 3 पे कंज्यूमर पे 90 यूनिट डिमांड कर रहा था, then अब वो 80 यूनिट डिमांड कर रहा है। ये आपका होगा डिक्रीज इन डिमांड। ये आपका रिप्रेजेंट होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व के थ्रू। इससे कॉजेस क्या क्या है? डिक्रीज इनकम, कंज्यूमर की इनकम गिर गई नॉर्मल गुड्स के केस में, उस केस में आपकी डिमांड पर लेफ्ट शिफ्ट हो रहेगी। कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है बट आपका गुड्स आपका इंफीरियर गुड है, उस केस में आपकी डिमांड पर लेफ्ट शिफ्ट हो रहेगी। प्राइस गिर गया सब्स्टिट्यूट गुड्स का, उस केस में आपकी डिमांड लेफ्ट पर शिफ्ट हो रहेगी। प्राइस राइज हो गया कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स का, उस केस में आपकी डिमांड लेफ्ट पर शिफ्ट होगी। पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, आपका डिमांड लेफ्ट पर शिफ्ट हुई। और आपका टेस्ट में चेंज आया उसके अगेंस्ट किसी गुड की, तब आपकी डिमांड लेफ्ट पर शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। देन हमने पढ़ा डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देन हमने पढ़ा इंक्रीजिंग डिमांड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइट फर्स्ट शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। देन हमने देखा डिक्रीजिंग डिमांड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेफ्ट फर्स्ट शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। तो इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड और इंक्रीज डिमांड के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं हुआ है। इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड का मतलब है आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं ऑन द सेम डिमांड का, ये पॉसिबल आपका है जब आपका प्राइस चेंज होगा गुड का, बाकी अदर फैक्टर्स चेंज रहेंगे। और इंक्रीजिंग डिमांड का मतलब है कि आपका पूरा डिमांड का शिफ्ट हो गया राइट की तरफ, इसके साथ प्राइस कांस्टेंट रहेगा गुड का और अदर फैक्टर्स में चेंज आने से आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इन द सेम वे आपको डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के बीच कंफ्यूज नहीं होना है। डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब हुआ कि आप किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए द सेम डिमांड का, जिसके कारण आपका डिमांड क्वांटिटी डिमांड घट गया। ये तब पॉसिबल है जब आपका प्राइस गुड का प्राइस है, ऑन प्राइस है, वो बढ़ जाए और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहे। वही दूसरी तरफ डिक्रीज इन डिमांड का मतलब हुआ कि आपका डिमांड का लेफ्ट पर शिफ्ट हो गया। ये कब पॉसिबल है? जब आपके प्राइस जो है गुड का वो कांस्टेंट रहे और अदर फैक्टर चेंज आने से आपका डिमांड का पूरा लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाए। सो मेक श्योर करना कि आप इंक्रीजिंग डिमांड और इंक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड के बीच में कंफ्यूज ना हो। इन द सेम वे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिमांड और डिक्रीजिंग क्वांटिटी डिमांड के बीच में कंफ्यूज ना हो। सो दोस्तों आज का लेक्चर ये यहीं पे कंप्लीट होता है और हम इसके जो पास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अगर कंज्यूमर अफेक्टेड है प्रिंसिपल डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट से, तो उस केस में जो स्लोप होगा, जो शेप होगा डिमांड का, वो कैसा होगा? डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब है कि कंज्यूमर देखा देखी में समाज में जो कंज्यूमर जो एक सेक्शन है सोसाइटी का, जब वो किसी गुड की डिमांड करता है तो देखा देखी में कंज्यूमर उस गुड की डिमांड करना शुरू कर देता है इवन दो उसका प्राइस बड़ा हो तब भी। डेमोंस्ट्रेशन इफेक्ट के केस में आपका जो डिमांड का शेप होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, दैट इज पॉजिटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप देखा जाता है प्राइस और डिमांड क्वांटिटी डिमांड के बीच में। ये लॉ ऑफ डिमांड होल्ड नहीं करता, डजंट डजंट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड वो होल्ड नहीं करता। ठीक है, तो आपका था पहला क्वेश्चन जो 2018 मेल पीजीडी एग्जाम में देखने को मिला था। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ डिफाइंस दैट द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड? डिमांड कर्व डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है या फिर कहें कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है? तो लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड का स्लोपिंग जो डाउनवर्ड होता है उसको किसी रीजन के अंदर, जब जैसे पढ़ा हमने, पहला रीजन था इसका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देन हमने देखा इनकम इफेक्ट। देन हमने देखा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये तीन मेजर का रीजंस होते हैं। देन देखा इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर। देन हमने देखा अगर मल्टीपल पर्पस के लिए यूज हो रहा है गुड का, उस केस में आपका डाउन स्लोपिंग नेचर का डिमांड कर्व देखा जाता है, मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है तब। सो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इस लॉ के कारण आपका डिमांड का डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है। इट मींस देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सो इसका आंसर हुआ ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपको 2021 में देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है उसके डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ेगा? अगर गुड आपका इंफीरियर गुड है, इंफीरियर गुड के केस में इनकम और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये बात आपको पता है कि इनकम और डिमांड के बीच में आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है। और जब भी अदर फैक्टर्स ऑफ डिमांड अदर देन प्राइस को छोड़कर जो भी अदर फैक्टर्स है डिमांड के, उसमें चेंज आता है, तब आपका डिमांड का शिफ्ट होता है राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। सो इनकम बढ़ रहा है कंज्यूमर का और इनवर्स रिलेशनशिप है इंफ्रा गुड्स के डिमांड और कंज्यूमर इनकम के बीच में, तो इस केस में आपका डिमांड कर्व क्या होगा? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, शिफ्ट टू द लेफ्ट। आंसर वुड बी ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन 2021 में देखा गया था। अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ डिमांड पर ग्राफिकली इलस्ट्रेटेड बाय लॉ ऑफ डिमांड जो है वो कहता है कि देयर इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड बाय कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम लॉ और डिमांड कर्व के थ्रू। तो ये किसने दिया था? हमको दिया था मार्शल ने। मार्शल वाज अ पर्सन जिसने ग्राफिकली आपको प्लॉट करके दिया था लॉ ऑफ डिमांड इन द फॉर्म ऑफ डिमांड कर्व। तो आंसर वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज मार्शल। अब आपका है कि डिमांड फंक्शन को दे रखा है क्यू ए सब सॉरी क्यू डी, इसको एक मिनट, क्यू डी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ए माइनस बी पी। ये आपका डिमांड फंक्शन दिया हुआ है जो गुड का प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में
फंक्शनल रिलेशनशिप बता रहा है। डिमांड फंक्शन मतलब जो क्वांटिटी डिमांड और उसके फैक्टर्स, जो डिमांड के फैक्टर्स है, डिटरमिनेंट्स है, उसके बीच का रिलेशनशिप बताता है, फंक्शनल रिलेशन बोलता है, उसको हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। तो यहाँ पे बेसिकली इसने एक डिटरमिनेंट लिया है, प्राइस। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में एक फंक्शन दिया हुआ है। तो कह रहा है इसमें ए और बी क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा। ए यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट, बी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है स्लोप। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा था नहीं। ये क्वेश्चन आपको 2023 में देखा गया है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी अ रीजन फॉर एक्सेप्शन टू अ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू अ लॉ ऑफ डिमांड मतलब जहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप आपको फॉलो नहीं होता है, मतलब आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप देखा देखा जाता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। हमने क्लास में देखा था, जब एक्सपेक्टेशन होती है फ्यूचर प्राइसेस के केस में, उस केस में आपका लॉ डिमांड होल्ड नहीं करता। इस केस में प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप देखा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी केसेस में जब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स होंगे तो इस केस में आपका इनवर्स रिलेशनशिप होगा, क्वांटिटी डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। इंक्रीजिंग मार्जिनल ड्यूरेबिलिटी ऐसा कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, तो ये ऐसी रूल आउट हो गया यहाँ से ऑप्शन से। द ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट, अगर इस केस में आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप देखा जाएगा। ये पॉइंट आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब प्राइस लास्ट में डिमांड हम पढ़ेंगे, उस क्लास में आपका ज़्यादा पॉइंट है वो ज़्यादा क्लियर होगा कि इस केस में आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होल्ड करता है, क्यों करता है इस केस में। सो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। बाकी अदर ऑप्शन क्यों रूल आउट हुआ मैंने आपको बता दिए। तो हाउ कैन अ फर्म एस्टिमेट डिमांड कर्व फॉर इस प्रोडक्ट। डिमांड कर्व कैसे एस्टिमेट किया जाता है? मार्केट डिमांड कर्व कैसे एस्टिमेट किया जाता है? मैंने आपको बताया मार्केट डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब एक डिमांड कर्व का, एक कंज्यूमर ए का ये है, कंज्यूमर बी का ये है, तो कंज्यूमर मार्केट डिमांड ये होगी। इसका मतलब इस प्राइस पे, लेट्स से प्राइस 5 है, इस पे कंज्यूमर ए 1 यूनिट डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर 2 और कंज्यूमर बी आपका 2 यूनिट डिमांड कर रहा है, तो मार्केट डिमांड क्या होगी आपकी 3, दैट इज 1 + 2 3। तो मार्केट डिमांड का यहाँ पे क्या होगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल समेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब आप क्वांटिटी आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, आप उसको सम कर रहे हैं, समझे ना। हॉरिजॉन्टल समेशन मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी आपका दे रखा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, दैट इज एक्स एक्सिस पे, तो आप उसको ऐड ऑन कर रहे हैं एट पर्टिकुलर प्राइसेस, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल समेशन। हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व गिव्स अस मार्केट डिमांड कर्व। इसका आंसर हो गया बाय कंबाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टली, दैट इज ऑप्शन डी। अगला है विच ऑफ फॉलोइंग विल शिफ्ट डिमांड कर्व ऑफ अल्कोहल टू द लेफ्ट। अल्कोहल का डिमांड का लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट होगा दिया गए ऑप्शंस में। कंज्यूमर इनकम बढ़ रही है, जरूरी नहीं है कि ये यहाँ पे हो या ना हो। अगर हेल्थ रिसर्च आ रहा है लिंकिंग अल्कोहल विद हार्ट डिसीज, गवर्नमेंट ने कोई रिसर्च कंडक्ट करा है जो ये कहता है कि अल्कोहल कंजम्पशन से आपके हार्ट डिसीज होने के चांसेस बढ़ते हैं, तो उस केस में क्या होगा, सोसाइटी में उसके प्रति जागरूक होंगे लोग, कंजम्पशन जो है अल्कोहल का वो लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसी लेके, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से रिसर्च कराया गया या इंडिविजुअल रिसर्च भी किया गया जो ऐसा इंडिकेट करता है, इंडिकेशन देता है कि अल्कोहल कंजम्पशन से आपकी जो हार्ट डिसीज है, आपको बीमारी लग सकती है। उस केस में लोग ज़्यादा जागरूक होंगे, आप जो अल्कोहल की डिमांड है वो कम कर देंगे, जिसकी वजह से डिमांड का जो है अल्कोहल की वो लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी। रियल इनकम केस में बढ़ भी सकती है, इनकम बढ़ रही है तो बढ़ेगी कंजम्पशन, अल्कोहल का कंजम्पशन भी। डिक्रीजिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन अल्कोहल, अब अल्कोहल पर टैक्सेस आपका कम कर दिया जाए, उस केस में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये आपका राइट पर शिफ्ट होगा। ये ऑप्शन गलत है आपका, ऑप्शन ए भी गलत है। एक सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन इंकरेजिंग अल्कोहल कंजम्पशन, कैंपेन चलाया गया जो उसमें अल्कोहल कंजम्पशन इंकरेज किया जा रहा है, उस केस में आपका डिमांड जो है अल्कोहल का राइट पर शिफ्ट होगा, राइट पर शिफ्ट नहीं होगा, इट मींस डिमांड जो है अल्कोहल की आपकी बढ़ जाएगी। इन चारों में से ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन था वो था हैज रिसर्च लिंकिंग अल्कोहल विद हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज आपका अल्कोहल कंजम्पशन हार्ट डिसीज करता है, उसमें बढ़ावा करता है, तो उस वजह से आपकी डिमांड जो है अल्कोहल कम हो जाएगी और लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दिए गए में से कौन सा स्टेटमेंट आपका डिमांड कर्व को शिफ्ट नहीं करेगा। मैंने आपको बताया कि डिमांड कर्व शिफ्ट होगा जब प्राइस कांस्टेंट रहेगा गुड का, और अदर फैक्टर्स जो होंगे, अदर फैक्टर्स डिमांड के, उसमें चेंजेस आएंगे, तब जाके आपका डिमांड का शिफ्ट होगा। डिमांड का शिफ्ट होता है उस केस में आपका प्राइस उसमें चेंज नहीं होता, प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन बी। जब गुड का प्राइस चेंज होगा उस केस में आपका डिमांड का शिफ्ट नहीं होगा, तो आंसर हुआ ऑप्शन बी। पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो आपका डिमांड का राइट पर शिफ्ट करेगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा तब डिमांड आपका राइट पर शिफ्ट करेगा।
प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड का चेंज हो रहा है तो वो भी डिमांड राइट फुट या लेफ्ट फुट शिफ्ट होगा डिपेंडिंग हो कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो इन तीनों केस में यहाँ पे डिमांड का शिफ्ट होगा बट जब प्राइस में चेंज आएगा गुड के गुड का तो आपका डिमांड का शिफ्ट नहीं होगा। ये आपका अजम्पशन है कि प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है देन आपका डिमांड का शिफ्ट होता है। देन आंसर वो भी ऑप्शन बी। अगला पूछा है कि दिए गए में से कौन सा आपका फैक्टर है डिमांड का। इनमें से दिए हुए स्टेट में से कौन सा आपका डिमांड का फैक्टर नहीं है। प्राइस जो है वो भी डिमांड का फैक्टर है, कंज्यूमर इनकम भी डिमांड का फैक्टर है, फ्यूचर प्राइस का एक्सपेक्टेशन है वो भी प्राइस डिमांड का फैक्टर है, टेक्नोलॉजी जो है वो डिमांड का फैक्टर नहीं है। आंसर वुड बी ऑप्शन बी। द क्वांटिटी दैट कंज्यूमर प्लान्स टू बाय डिपेंड्स अपॉन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कितनी क्वांटिटी कंज्यूमर परचेज करेगा वो प्लान आउट करता है, वो डिपेंड करता है कंज्यूमर के इनकम के ऊपर, प्राइस ऑफ गुड के ऊपर और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस के ऊपर और भी अदर फैक्टर्स है। बट टेक्नोलॉजी जो है वो किसी गुड की डिमांड को डिटरमाइन नहीं करती है, सप्लाई का फैक्टर है rather than डिमांड का। तो ये दोस्तों 10 क्वेश्चन जो थे आपको हम 3 पेपर में देखने को मिले हैं। तो कह सकते हैं कि 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में इस पेपर से देखने को मिल रहे हैं। तो हाँ, छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, नंबर क्वेश्चन भी 3-4 आ रहे हैं, वो भी डिसेंट नंबर है। तो कह सकते हैं कि हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो दोस्तों यहीं पे इसको लेक्चर कंप्लीट करते हैं। आज हमने डिमांड किया, नेक्स्ट क्लास में हम प्राइस आफ्टर डिमांड करेंगे। मेक श्योर करना कि इसका अंदर जो पढ़ाया गया सिंपल टॉपिक्स थे, टिप्स होने चाहिए ताकि आप सिली मिस्टेक्स एग्जाम के अंदर नहीं करें। क्वेश्चन भी जो टॉपिक से आ रहे हैं वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं है, मॉडरेट लेवल के हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं। सो आशा करता हूँ आपको लेक्चर तो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।